अक्टूबर में सबसे मुश्किल महीना होगा, ये आईडीएफ ने कहा। अक्टूबर रहा सबसे मुश्किल महीना, ये आईडीएफ ने कहा। हिज़्ब ने अक्टूबर में 1158 हमले किए। हिज़्ब के हमलों में 4 गुना इजाफा हुआ, ये आईडीएफ का बयान आया है अक्टूबर के महीने को लेकर। और ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि 3 नवंबर की सुबह ईरान के एक प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी प्रांत में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट बेस है और माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है। इससे पहले 1 और 2 नवंबर को ईरान ने ऐलान किया था कि वो परमाणु बम बनाने के करीब है, साथ ही इजराइल पर हमले करने को लेकर भी तैयार है। इजरायली डिफेंस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि ईरान हमले के टारगेट भी तय कर चुका है। अब किसी भी वक्त इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। देखिए क्या है ईरान हमलों का ब्लूप्रिंट, किस बेस पर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं और इजराइल अमेरिका इन हमलों से बचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने 26 अक्टूबर के इस्राएली हमले के प्रतिशोध का एटमी प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस बार ईरान का पलटवार महासंग्राम की शुरुआत करा सकता है, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है। तीन नवंबर की सुबह को ईरान में ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे यह तय माना जा रहा है कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है। ईरान के सेमनान प्रांत में 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी महसूस नहीं किए गए, इसीलिए इस भूकंप को सामान्य नहीं माना जा रहा है। आशंका है कि ईरान के परमाणु परीक्षण के चलते ही यह भूकंप आया है। सेमनान प्रांत में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट बेस है और इसके करीब ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यह भूकंप ईरान के रणनीतिक सलाहकार के बयान के बाद आया है। ईरान के रणनीतिक सलाहकार सैयद कमाल खराजी ने 1 नवंबर को बयान दिया कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक अब ईरान के पास है। 3 नवंबर की सुबह ही ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। माना जा रहा है कि ईरान ने 26 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल पर हमले इसलिए नहीं किए क्योंकि वो न्यूक्लियर डिटरेंस यानी इजराइल पर परमाणु शक्ति का दबाव बनाना चाहता है। ताकि इजराइल को यह समझ आए कि ईरान से उलझना महाविनाशक साबित हो सकता है। इजराइल पर ईरान के हमले के संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि ईरान के सुप्रीम कमांडर अयतुल्लाह खामनेई ने 28 अक्टूबर को ही इजराइल पर हमले की तैयारी करने के आदेश जारी कर दिए थे। दो नवंबर को ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि 26 अक्टूबर के हमले इजराइल के लिए भयंकर भूल साबित होंगे। अमेरिका और इजराइल को कुचल देने वाला जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। माना जा रहा है कि ईरान 5 नवंबर से पहले इजराइल पर हमले कर सकता है और इसीलिए ईरान ने एक अहम रणनीतिक कदम उठाया है। ईरान ने नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी कर दिया है। इस इलाके में हवाई मिशन खतरनाक घोषित किए गए हैं। इस्फहान, सेमनान,
करमेन शाह प्रांत से लेकर इराक बॉर्डर तक नोटाम जारी किया गया है। ये वही इलाका है जहां ईरान के परमाणु संयंत्र और मिसाइल बेस है। माना जा रहा है कि ईरान इसी क्षेत्र से इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू करने वाला है। रिपोर्ट यह भी है ईरान से 2 प्रांतों में पहाड़ियों के नीचे बने मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि बढ़ गई। और ईरान के मिसाइल बेस इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। लहरिस्तान प्रांत में खुर्माबाद मिसाइल बेस है और यह ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है। इसी बेस पर सबसे ज्यादा मिसाइल साइलो बनाए गए हैं। रिपोर्ट है कि यहां ईरान ने हमले के लिए 200 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। इसी तरह करमनेशा में केनश्त में मिसाइल बेस की भी तैयारी की गई है और यह ईरान का अंडरग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल बेस है। रिपोर्ट है कि यहां भी 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की हैं। करमेन शाह में ही पंज पलेह मिसाइल बेस पर भी सैन्य गतिविधि बढ़ी है। यह ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बेस है। इस बेस से 100 से ज्यादा मिसाइलें खुर्माबाद रवाना की गई है। ईरान के हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के साथ साथ ईरान अपनी नेवी को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज संस्था की रिपोर्ट है कि ईरान इजराइल पर मिसाइल हमला जरूर करेगा। ईरान ने इजरायली हमलों से हुए नुकसान का ब्यौरा तैयार कर लिया है। इजराइल के ठिकानों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। IRGC के कमांडरों को मिशन सौंप दिए गए हैं। 5 नवंबर तक ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमलों से बचने के लिए इजराइल ने भी बड़ी तैयारी पूरी कर ली। इजराइल की जमीन पर 4 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुके हैं। पहली लेयर में अमेरिका से पहुंचे 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। यह एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। यह मीडियम रेंज की मिसाइलों को भी तबाह कर सकता है। यह वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। इसके साथ ही आयरन डोम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। यह हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों को इंटरसेप्ट करता रहा है। इसके बाद एरो 3 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसके साथ तैनात डेविड स्लिंग भी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। पेंटागन भी ये मान रहा है कि ईरान कभी भी हमले कर सकता है। इन हमलों से निपटने के लिए इजराइल के करीब B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए गए। हमले करने और हमलों से बचने की तैयारी हो चुकी है। अरब महासंग्राम का बिगुल कभी भी बच सकता है और इसका परिणाम परमाणु युद्ध भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो नवंबर में ही यूक्रेन हार जाए या सरेंडर को मजबूर हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सेना यूक्रेन की धरती को जिस तरह से जला रही है उससे यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। यूक्रेनी सेनाध्यक्ष ने खुद स्वीकार किया है कि युद्ध में पहली बार रूसी सेना इतना विध्वंसक हमला कर रही है। नाटो यूक्रेन को मेंबरशिप देने की तैयारी कर रहा है। इस बात से बढ़ के रूसी सेना यूक्रेन का वजूद खत्म करने के लिए ऐसे ड्रोन से हमले कर रही है जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगे हुए हैं।
यूक्रेन का अंत निकट आ गया। कीव का बचना अब असंभव लग रहा है। यूक्रेनी सेना अगर सर्दी में ही सरेंडर कर दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये पहली बार है जब रूस यूक्रेन की धरती पर इतने बड़े और खतरनाक हमले कर रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेनी सेनाध्यक्ष अलेक्जेंडर साइरेस्की ने कहा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस सबसे खतरनाक हमले कर रहा है। सच भी यही, कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहर इस वक्त विनाश की बड़ी आग में जल रहे हैं। रूस कीव में 48 घंटे से जबरदस्त हमले कर रहा है। बीती रात रूस ने कीव में 5 घंटे तक हमला किया। हमले की वजह से कीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। जान बचाने के लिए लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। जिस तरह कीव जल रहा है, उसी तरह यूक्रेन के कई प्रांत भी बारूदी आग में भस्म हो रहे हैं। नेप्रोपेट्रोवस्क में रूस ने यूक्रेन के इंडस्ट्रियल ठिकानों को बर्बाद कर दिया। खेरसोन में रूस के हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। खेरसोन में ही रूस ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। उल्हेदर में रूस ने हमला कर यूक्रेन के MLRS सिस्टम को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी सेना की पूरी ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के होवित्ज़र तोप को भस्म कर दिया। रूस के हमले में यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा सैन्य संघार हुआ है। डोनेस्क में यूक्रेन के 505 सैनिक मारे गए, ज़ेपोरिज़िया में 60, खार्किव में 30, कुर्स्क में 150 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इस तरह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 745 सैनिकों का अंत हो गया। रूस ने 1 हफ्ते में यूक्रेन में बहुत विध्वंसक हमले किए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने 1 हफ्ते में 900 बम, 550 ड्रोन और 300 मिसाइलें फायर की। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन में हर रोज 2000 ड्रोन फायर कर रहा है। इसीलिए यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि अक्टूबर में रूस ने हर दिन 2000 ड्रोन से हमले किए। ज़ेलेंस्की का कहना है कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां रूस को हथियार बनाने के लिए सामान मुहैया करवा रहे हैं। अगर इस सप्लाई को नहीं रोका गया तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट जाएगा। Хто захищає Україну від щоденних атак шахедів та ракет. Росія поступово нарощує цю активність і для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти. За жовтень місяць більш ніж 2000 шахедів було проти України. रूसी सेना अब यूक्रेन में अपग्रेडेड ड्रोन से हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस जो ड्रोन फायर कर रहा है उसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा है, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। इन सब के बीच रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिली तो महायुद्ध तय। रूसी सेना नाटो से महाजंग के लिए तैयार है। अगर अमेरिका सोचता है कि रूस परमाणु हमला नहीं करेगा तो यह उसकी गलतफहमी है। बहुत जल्द वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा।
मेदवेदेव ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करवा पाएंगे। अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो उनकी हत्या भी हो सकती है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। युद्ध का अंजाम वही होगा जो दुनिया जानती है, मतलब यूक्रेन का खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को सैनिकों और हथियारों की बड़ी पैमाने पर जरूरत है। दुनिया के 33 से ज्यादा देशों की मदद मिलने के बाद भी यूक्रेन रूस के सामने जंग में कमजोर ही है। हालांकि कई मोर्चों पर यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है, लेकिन उससे रूसी सेना की आगे बढ़ने की गति पर असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने एजेंट्स सक्रिय कर दिए हैं। रूस में यूक्रेन के एजेंट्स महत्वपूर्ण ठिकानों पर सैबोटाज हमले कर रहे हैं। देखिए यूक्रेन कैसे रूस को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। यूक्रेन का 27% भूभाग रूस के कब्जे में है और उससे आगे की जमीन को जीतने की जंग जारी है। पूर्वी यूक्रेन की जमीन पर करीब 3 साल से जंग जारी है और यूक्रेन विदेशी हथियारों की मदद से इस जंग में टिका है। यूक्रेन ने अक्टूबर में ही रूस के हाथ कई मोर्चे गंवाए हैं। दूसरे महीनों की तुलना में अक्टूबर के महीने में रूस ने यूक्रेन की सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है। अक्टूबर के महीने में रूस ने यूक्रेन का 414 वर्ग किलोमीटर इलाका कब्जा किया है। सिवेरोडोनेस्क, लिजिचांस्क, सेलिदोव और पोक्रोवस्क शहरों पर अक्टूबर में ही रूस ने कब्जा किया है। फिलहाल रूसी सेनाएं कुराखोव क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं। यहां भी यूक्रेन जंग में कमजोर साबित हो रहा है और रूसी एडवांस को रोकने में नाकाम हो गया है। हालांकि यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस रूसी पोजीशंस पर हमले करके रफ्तार कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस फिर भी युद्ध में मजबूत बना हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि 2 नवंबर के हमले में डोनेस्क क्षेत्र में रूस के 1410 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा रूस के कई सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने लुहांस्क पर 8 ड्रोन हमले भी किए हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने रूसी सेना की रफ्तार को घटाने के लिए बैटलफील्ड से पीछे की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के भीतर ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो सेना के लिए लाइफलाइन है। यूक्रेन के एजेंट्स ने रूसी रेल रोड को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के एजेंट्स ने कजान से मॉस्को के बीच रेलवे रिले कैबिनेट में आग लगा दी। रिले कैबिनेट ट्रेन को सिग्नल देने का काम करते हैं। इसके जरिए ही ट्रैक बदलने का काम किया जाता है। रिले कैबिनेट नष्ट होने के बाद रेलवे ट्रैफिक की रफ्तार रुक जाती है। यूक्रेन के एजेंट्स रूस के प्राइवेट कॉरिडोर को निशाना बना रहे हैं। इन कॉरिडोर से डिफेंस इंडस्ट्रीज को कच्चा माल सप्लाई किया जाता है। कच्चे माल की सप्लाई रुकने से रूसी डिफेंस प्रोडक्शन धीमा हो रहा है। इसी तरह से यूक्रेन रूसी सेना को मिलने वाले हथियारों के प्रोडक्शन को टारगेट कर रहा है ताकि मोर्चे पर रसद और हथियार पहुंचने में देरी हो और यूक्रेनी सेना को सांस लेने का समय मिल सके।
यूक्रेन इसी रणनीति के तहत रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के निशाने पर रूस के बिजली घर हैं। बीते हफ्ते यूक्रेनी एजेंट्स ने समारा में बिजली घर में आग लगा दी। समारा में रूस की बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। समारा की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रूस की जीडीपी में 40% योगदान है। इसीलिए यूक्रेन ऐसे अहम सेक्टर को निशाना बना रहा है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर हमले किए जा रहे हैं। रेलवे से ही रूस सेना का मूवमेंट करता है। रेलवे से ही मोर्चे पर रसद और हथियार पहुंचाए जाते हैं। मैदान में जंग जीतने के लिए संघर्ष कर रहे यूक्रेन ने इसीलिए मैदान के पीछे सैबोटाज रणनीति अपनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोहम्मद दाइफ की मौत का सस्पेंस खत्म हो गया है। हमास के अल कसाम ब्रिगेड के प्रमुख दाइफ को मारने का दावा जुलाई में ही किया गया था, लेकिन न तो आईडीएफ ने कोई सबूत दिखाया था, न ही हमास की तरफ से कोई बयान आया था। अब पता चला है कि हमास ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में टॉर्चर किया है। दोनों पर इजरायली एजेंसियों को दाइफ की जानकारी देने का आरोप है। इस खबर के बाद साफ हो गया है कि हमास मान चुका है कि दाइफ मारा जा चुका है। मोहम्मद दाइफ जिंदा है या मारा गया, इस सवाल पर अब विराम लग गया है। हमास ने कभी नहीं माना कि दाइफ मारा गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे साफ पता चलता है कि हमास को यकीन है कि दाइफ मारा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2 लोगों को टॉर्चर किया है। दोनों पर दाइफ की जानकारी देने का शक है। हमास ने दाइफ की मौत की बात मान ली है। दाइफ की मौत जुलाई के महीने में ही हो गई थी। तभी इजरायली सेना ने दावा किया था कि दाइफ को मार दिया गया है, लेकिन हमास की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। 13 जुलाई 2024, जगह गाजा। ये वही वीडियो है जिसे आईडीएफ ने जारी किया था। दावा था कि अल कस्साम के चीफ मोहम्मद दाइफ के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमला किया गया। इजरायली सेना को मोसाद ने जानकारी दी थी। मोहम्मद दाइफ अल मवासी के कैंप में छिपा था। इसके बाद 13 जुलाई को अल मवासी की सुरंग पर हमला हुआ। आईडीएफ के जेट ने ठीक बंकर वाली जगह पर बम गिराया, लेकिन उसके दायरे में कई लोग आ गए। कुल 90 लोगों की मौत हुई। आईडीएफ के दावों के बाद सऊदी अरब मीडिया में दाइफ के मारे जाने की कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन हमास की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। दाइफ 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया का राइट हैंड माना जाता था। सबसे खूंखार अल कस्साम ब्रिगेड की कमान संभाल रहा था। यह इजरायली सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि तब ना हानिया मारा गया था और ना ही सिनवार। इजराइल का मिशन जारी है और आईडीएफ अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। अब आईडीएफ और शिन बेट ने ऐलान किया है कि हमास के टॉप अधिकारी इज अल दीन कसाब शुक्रवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मारा गया। कसाब हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अंतिम सदस्यों में से एक था।
कसाब राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था। हमास और दूसरे संगठनों के बीच कसाब तालमेल रखने का काम करता था। इसके अलावा इजराइल ने अपने एक और दुश्मन का सफाया कर दिया है। सेना ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के हमले में शामिल नुखबा फोर्स के एक लड़ाके को मार दिया गया। इजरायली सेना ने अल बुरेजी इलाके में ड्रोन से हमला किया, जिसमें हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। लेकिन लेबनान का दावा है कि इजराइल ने सिविलियन पर हमला किया। हमले में 6 लोगों की मौत का दावा। अल बुरेजी सेंट्रल गाजा का इलाका है। 10 से अधिक इमारतें भी नष्ट हो गई। इजरायली सेना पर पोलियो केंद्र पर हमले का आरोप लगा है। इजरायली हमले में 4 बच्चों की मौत का दावा किया गया है। इजरायली सेना ने एक अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल ने नसरुल्लाह समेत तमाम बड़े नेताओं को मार डाला। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले अभी भी जारी हैं। इसकी वजह हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अब कई गुटों में बंट गए हैं और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान में मिले हथियारों से जाहिर हो रहा है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, रूस से भी हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में हथियार मिले। अब हिजबुल्लाह एक संगठन नहीं बल्कि छोटे छोटे सैकड़ों लड़ाकों की टोली है। जो कहीं से भी कभी भी इजराइल पर हमले कर रही है। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से हमला करके नसरल्लाह को खत्म कर दिया। कई टॉप कमांडर्स खत्म हो गए, पूरे नेटवर्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इससे सिर्फ हिजबुल्लाह का नेतृत्व खत्म हुआ, ताकत नहीं। क्योंकि हिजबुल्लाह का असली नेतृत्व ईरान के हाथों में है। हिजबुल्लाह के पास लड़ाकों की कमी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों की कमी नहीं है। हिजबुल्लाह के पास मददगारों की भी कमी नहीं है। चेहरा नसरल्लाह का हो या फिर किसी और का, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मिशन सिर्फ और सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊपरी नेतृत्व खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके बिखर गए हैं, लेकिन यह इजराइल के लिए और अधिक घातक साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके छोटे छोटे ग्रुप में बंट गए हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने ग्रुप लीडर की बात मान रहे हैं। लड़ाकों के ग्रुप ने अपने अलग अलग ठिकाने बना लिए हैं। यही वजह है कि अब इजराइल को नए सिरे से खुफिया जानकारी जुटानी पड़ रही है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही इजरायली सेना पर अलग अलग जगहों पर अचानक हमले हो रहे हैं। इजराइल के इन 4 सैनिकों पर भी हिजबुल्लाह के छोटे से ग्रुप ने हमला किया। अचानक हुए हमले में सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि साउथ लेबनान के हर घर में हथियारों का जखीरा मौजूद है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत हथियारों का यह जखीरा है। इजरायली सेना को साउथ लेबनान में ये हथियार मिले हैं। यह रूस के खिलाफ एक और सबूत भी है। हथियारों के जखीरे में मेड इन ईरान के साथ रूस में बने हथियार भी हैं।
रूस सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि हूती की भी मदद कर रहा है। दावा है कि लाल सागर में पश्चिमी देशों के कार्गो शिप को टारगेट करने के लिए रूस ने सैटेलाइट डेटा से मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जरिए हूती तक पहुंची रूसी सैटेलाइट से जानकारी। रूसी सैटेलाइट से कमर्शियल शिप और अमेरिकी वॉरशिप की लोकेशन हूती को सौंपी गई। रूसी सैटेलाइट से लोकेशन मिलने पर सटीक हमले करने में हूती कामयाब रहा। रेड सी में हूती ने पश्चिम के शिप्स पर 100 से ज्यादा हमले किए। इसी तरह रूस हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है और घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हिजबुल्लाह के 3000 से अधिक ठिकाने तबाह करने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल सैनिकों को हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ बारूद से कई देश तबाह हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कई मुल्कों में बाढ़ से तबाही है। स्पेन के साथ साथ अब इजराइल और अमेरिका का न्यू मैक्सिको प्रांत भी सैलाब से बर्बाद हो रहा है। दुनिया के कई देश इस वक्त बाढ़ से बेहाल हैं। लहरें जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। सैलाब की वजह से दुनिया में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। बाढ़ का सबसे बड़ा और भयानक विस्फोट हुआ है स्पेन में। बाढ़ की वजह से स्पेन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। यह स्पेन की तस्वीर है। शहर समंदर बन चुके हैं। सड़कों पर लहरें उफान मार रही हैं। प्रचंड लहरों के सामने जो कुछ आ रहा है वो बह जा रहा है। सैलाब में सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह गई। उफनती लहरों की वजह से कई हादसे हुए। दो सौ से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्पेन में जहां लहरें शांत हो चुकी हैं, वहां अब सिर्फ तबाही का मंजर है। बर्बाद घर, तबाह गाड़ियां, परेशान जिंदगी। स्पेन की तरह इजराइल में भी बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। तेज बारिश के बाद यहां सड़कों पर लहरें उफान मारने लगी। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बाढ़ से इतनी बड़ी तबाही हुई है कि बाइडेन प्रशासन को वहां आपातकाल लगाना पड़ गया। और 26 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल बेहद उत्साहित है। इजराइल का हौसला इसलिए बढ़ा है क्योंकि उसे हमले में कई कामयाबियां मिली हैं। अब इजराइल फिर पलटवार के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका तनाव के इस माहौल का फायदा उठाकर ईरान के एटमी मिशन का अंत करवाना चाहता है। यही वजह है कि युद्ध की तैयारी सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब B-52 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव का समापन होते ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सर्वनाश का अभियान शुरू हो जाएगा। अगर फिर ईरान ने किया ऐसा हमला, अगर ईरान ने फिर दिखाई अपनी मिसाइलों की ताकत, तो इस बार इजराइल मचाएगा महातबाही।
ईरान से मिले हमलों के संकेत के बीच इजराइल में बदले का प्लान तैयार हो रहा है। इजराइल इस बार इंतकाम के लिए ईरान की सबसे कमजोर नस पर प्रहार कर सकता है और वो होगा ईरान के परमाणु मिशन की संपूर्ण तबाही। इस बार ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की तैयारी है। 26 अक्टूबर के हमले के अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। इजराइल ईरान के एयर डिफेंस की ताकत को परख चुका है। इजराइल को लेकर तुर्की को खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिसके जरिए कई दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ईरान में एयर स्पेस बंद करने के बाद हलचल तेज है। तुर्की की खुफिया रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि 26 अक्टूबर की तरह ही इजराइल फिर 3 चरणों में हमला करेगा। हमले के पहले चरण में एयर डिफेंस को टारगेट किया जाएगा। ईरान में घुसने के लिए एक खास रूट तैयार किया जाएगा। एक खास इलाके के सभी एयर डिफेंस को भस्म किया जाएगा। छब्बीस अक्टूबर के हमले में इजराइल को पता चल चुका है कि S-400 या S-300 जैसे एयर डिफेंस की तैनाती किन लोकेशन पर की गई है और उन्हें कैसे ड्रोन भेजकर एक्टिव किया जा सकता है। इजराइल एक बार फिर इसी तरह से ईरान के एयर डिफेंस को एक्टिव करवाएगा। फिर फाइटर जेट और मिसाइलों से उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का हमला शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण का हमला ईरान में घुसकर किया जाएगा। एटमी सेंटर के करीब मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। एटमी सेंटर की सुरक्षा को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। फाइटर जेट ईरान में घुसकर मिसाइल हमले करेंगे ताकि एटमी सेंटर की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस को नष्ट किया जा सके। इजराइल इस दौरान बहुत बड़ा जोखिम उठाने वाला है और माना जा रहा है कि इस हमले में अमेरिकी B-52 बॉम्बर दूर रहकर इजराइल की मदद करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि ईरान के एटमी सेंटर जमीन के नीचे बनाए गए हैं। परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तमाम ठिकाने अंडरग्राउंड हैं। इजराइल को बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना होगा। एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका की कुछ घातक बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा और उसे गिराने के लिए इजराइल को अपने कार्गो विमानों के लिए ईरान में सेफ जोन तैयार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में C-130 हरक्यूलिस विमान से हमला हो सकता है। GBU-43/B बम को एटमी ठिकाने पर गिराया जाएगा। जमीन से 200 फीट नीचे तक मौजूद ठिकानों को नष्ट किया जा सकेगा। इजराइल क्या और कैसे करने वाला है, इसकी जानकारी नेतन्याहू के अलावा किसी को है तो वो है बाइडेन। लेकिन अमेरिका में चुनाव है, इसलिए इजराइल सब्र रख रहा है। अमेरिकी चुनाव नतीजे के बाद ही इजराइल अपने मिशन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन चुनावी माहौल में भी अमेरिका ईरान के लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आपको मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नई तैयारियां दिखाते हैं।